चलिए आज हम लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है एक नया टॉपिक और उसका नाम है कंपनी अकाउंट। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ढंग से सुनेंगे और आने वाले 7 to 8 लेक्चर्स हमारे इसी पर ही बेस्ड होंगे। इज इट क्लियर? 6 to 8 सेशंस डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं क्या है ये कंपनी अकाउंट्स। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं अपने बिजनेस को फॉर्म करने के। द फर्स्ट वन ऑप्शन इज टू हैव प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हम जा सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है कि आई विल बी द ओनर। एक अकेला इस शहर में रात और दोपहर में एक अकेला होता है, सेल्फ बिजनेस करता है, वही उसका मालिक होता है, वही कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, वही लोगों को रिक्रूट करता है, वही लोगों को रिट्रेंच करता है, बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसी अकेले वही बनाता है, सारे डिसीजंस उसी के हाथ में होते हैं, सारा फायदा उसी का होता है और सारा घाटा भी उसी का होता है। पक्की बात है? सारा का सारा फायदा अगर उसका है तो सारा का सारा लॉस भी उसी अकेले को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सारा का सारा लॉस उसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, यानी कि रिस्क फैक्टर उस अकेले का ही होता है। दिस इज द मेन मेरिट और डीमेरिट यू कैन से विद हैविंग विद द प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अच्छा चलो, अकेला बिजनेस कर रहा है, कितना कैपिटल लगा लेगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200, अरे कितना बड़ा बिजनेस कर लेगा एक अकेला। नाउ अगर उसको नए एरिया में जाना है, उसको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसको फेथफुल हैंड्स चाहिए, उसको कैपिटल की और रिक्वायरमेंट है, उसको गुडविल भी चाहिए, यानी कुछ न कुछ उसको अभी और चाहिए। चाहे वो बिजनेस को एक्सपेंशन से रिलेटेड डिसीजन हो, चाहे उसको फेथफुल हैंड्स की रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे उसको गुडविल की जरूरत हो, चाहे उसको कैपिटल की जरूरत, मतलब कुछ भी। अब अगर उसको नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसमें एक्सपर्टीज बंदे की जरूरत हो, तो इस केस में वो क्या करता है? वो किसी को पार्टनर बनाता है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे ना दिल्ली में ऑफिस खोलनी है, मुझे मुंबई में भी ऑफिस खोलनी है, मुझे भुवनेश्वर में भी ऑफिस खोलनी है। क्या मैं हर जगह अवेलेबल हो पाऊंगा, या मैं हर जगह काम कर पाऊंगा, या हर जगह मैं माल बेच लूंगा? हाँ या ना? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? बैठे बैठे क्या जरूरत है किसी को पार्टनर बनाने की? कोई कमीशन एजेंट बैठा लेंगे। Why to give the shares of the profit to the other one person? This is my own efforts. ये तो मेरी सारी एफर्ट्स मेरे अकेले की हैं। आज बिजनेस को इस लेवल तक पहुंचाया और किसी को पार्टनर बना दिया, आधा प्रॉफिट तो उसका हो गया जितना भी हो। अरे भाई किसी कमीशन एजेंट को सेट कर लो। किसको सेट कर लो? कमीशन एजेंट को सेट कर लो, उसको कमीशन का परसेंटेज दे दो, बात खत्म हो गई। दिक्कत क्या है इसमें? प्रॉब्लम कहाँ है क्या प्रॉब्लम? लेकिन उसकी भी अपनी एक मेरिट और डीमेरिट होती है, क्योंकि मुझे एक एक्सपर्टीज बंदे की जरूरत है, मुझे एक ऐसे फेथफुल हैंड की जरूरत है, या मुझे बिजनेस पे कैपिटल की जरूरत है। क्या वो कमीशन एजेंट मेरे बिजनेस में कैपिटल लगाएगा? नहीं। क्या वो फेथफुल हैंड्स की तरह काम करेगा? नहीं। क्या उसके पास पर्टिकुलर किसी चीज की एक्सपर्टीज होगी जो वो मुझे प्रोवाइड करेगा? नहीं। कहने का मतलब अपने अपने मेरिट्स और अपने अपने डीमेरिट्स। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट इट इज नॉट वाइज डिसीजन टू हैव अ पार्टनर। ठीक है ना? हमको जरूरत नहीं है किसी पार्टनर की जरूरत, पार्टनरशिप की। अगर मुझे केवल माल ही बेचना और खरीदना हो तो उसके लिए कमीशन एजेंट अवेलेबल होते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन पार्टनर्स में एक फायदा तो है, कि फेथफुल हैंड्स मिल जाते हैं, एक्सपर्टीज मिल जाती है, कैपिटल बढ़ जाती है। चलो अब
मेरा रिस्क भी तो बट गया। अगर एक फर्म में 4 मालिक 10 मालिक, वी आर 10 ओनर्स, वी आर 10 पार्टनर्स, और इसका मतलब सारे के सारे 10 पार्टनर मालिक हो गए। और अगर 10 मालिक हो गए तो इंटरफेरेंस अलग होता है, डिसीजन अकेले का नहीं होता, एक का डिसीजन सब पर भारी। एक अगर डिसीजन गलत ले लिया तो सारे पार्टनर्स पर भारी। अच्छा, फर्म की ग्रोथ में दिक्कत आती है, अगर डिसीजन लेना चाहे तो बिना परमिशन के डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। लेकिन इसके साथ एक और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। वो माइनस पॉइंट क्या है? पार्टनरशिप के साथ एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट अटैच हो जाता है। अरे बताओ कौन सा? हाँ देखो, किसने बोला ये? अनुभव ने बोला? किसने बोला? अभिनव ने। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया कि लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। दिस इज द मेन डीमेरिट जिसके कारण लोग पार्टनरशिप करने से डरते हैं। सर ये कौन सी डीमेरिट हो गई? जरा सोचो। ये 3 पार्टनर हैं, एक्स है, वाई है, जेड है। 3 पार्टनर हैं, तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। एक्स बहुत बढ़िया बढ़िया डिसीजन लेता है, ठीक है ना। वाई टांग अड़ाने का काम करता है और जेड को कुछ आता नहीं है। अब वाई ने कोई डिसीजन लिया लोन लेने का, एक्स मना कर रहा है, लोन मत लो, काहे के लिए सर पे बोझ ले रहे हो, छोड़ दो, लोन नहीं लेना। कहता नहीं हम तो लेंगे। लो भाई 5 करोड़ का लोन ले लिया। भाई मैंने कहा तो ले लिया लोन, एग्री करवा लिया। एक्स मना करता रह गया बेचारा। वाई कहता है ठीक है काम करो ना, हम ना किस्त भरते रहेंगे, आप हमें कैश देते रहना, हम किस्त भरते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्म ने कहा ठीक है। एक्स और जेड वाई को पेमेंट कैश में करते रहे। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए एक हाइपोथेटिकल इमेज क्रिएट करते हैं। एक्स और जेड जो है उसने वाई को कैश देते रहे ताकि जाओ बैंक का पेमेंट करो किस्त का। 5 साल बाद एक नोटिस आता है एक्स और जेड के पास या फर्म के पास कि आज तक कोई किस्त ही जमा नहीं हुई। वाई क्या करता था? वो पैसा लेकर अपने घर पे जमा करता था, अपने घर के बच्चों को, मतलब बच्चों को खिलाता और पिलाता घुमाता था। अब 2, 3, 4 साल बाद पता चला रही कुछ भी किस्त नहीं है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आज की डेट में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है। तो वाई, एक्स और जेड के पैरों तले जमीन खिसक गई। दौड़े गए वाई को, ये क्या किया तूने? तो वाई कहता है खा गया, अब क्या करोगे? सीधा बिंदास, अब क्या करो? इधर आ जाओ। क्या करोगे? हाँ इधर आ जाओ। अच्छा इधर आ जाओ। हाँ चेहरा तो दिखे तुम्हारा। चल, तो कहने का मतलब ये है कि अब ये 5 करोड़ की लायबिलिटी किसकी? नाउ एक्स एंड जेड आर सेइंग दैट वी हैव पेड आवर इंस्टॉलमेंट रेगुलरली। Now there is only the responsibility of Mr. Y. Is it clear? Is it okay or not okay? Not okay. अरे बोलो ना, ये सही है या गलत है? नहीं बताओगे? कट्टी, ये सही नहीं है। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से अब भाग नहीं सकते। even though they are very much clear with their intention and they were paying regularly the installment, but they were not paying the installment to the bank directly, they were paying it to the Y, and Y has committed a mistake. He was not paying any installment to the bank. It means the ultimate liability will be of all the 3 partners. ये तीनों पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। और जानते हो? नहीं सर, हम कैसे जान सकते हैं? हम कैसे जान सकते हैं? हम कैसे जान सकते हैं? मिस्टर वाई की केवल जिम्मेदारी नहीं होगी, एक्स और जेड की भी जिम्मेदारी होगी, और केवल वाई की या फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी से पैसा नहीं वसूला जाएगा। केवल फर्म की एसेट एंड लायबिलिटी से पैसा नहीं वसूला जाएगा।
दे आर हेल्ड लाइबल पर्सनली फॉर दैट डेट। एक्स का घर बिकेगा, जेड का भी घर बिकेगा और वाई का भी बिकेगा। और जब पुलिस पकड़ेगी ना, गलती किसने की थी? ओहो, तीनों ने की ना। गलती कहाँ वाई ने की? क्यों ऐसा गलत गलत इल्जाम लगाते हो पार्टनरशिप में? ऐसे थोड़ी बोल सकते, तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं। पकड़ में पुलिस के कौन आया? एक्स आ गया। जेल में कौन जाएगा? एक्स जाएगा, क्योंकि पकड़ में जो आया वही जाएगा। अच्छा, एक्स छूट गया, फिर जेड को पकड़ा, ये जेल में गया, फिर दौड़ाई पुलिस, फिर एक्स पकड़ में आया। मतलब ये लोग पर्सनली लाइबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है डेट्स के रिगार्डिंग। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? वाई की संपत्ति नहीं वाई बिकने दे रहा। और बोलो, वाई के नाम से कुछ नहीं है। और बोलो नहीं है कुछ, क्या कर लोगे? अब मैंने ऐसे एग्जाम्पल बताया समझाने के लिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एक अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। ये समझो। एक जोक याद आ गया, कहो तो बता दें। दो दोस्त जा रहे थे जंगल में, तो एक दोस्त ने दूसरे को कहा, चलो तुम्हें सैर करवाते हैं, जंगल की, अमेज़न के जंगलों की सैर करवाते हैं। ले गया उसको। ये मालूम था कि बीच में कोई आदिवासी एरिया रहता है, तो बेचारे थोड़े डर डर के जा भी रहे थे। जैसे ही बीच जंगल में पहुंचे तो झिंगा लाला हु की आवाजें आने लगी। ये लोग लगे दौड़े और झिंगा लाला वाले पीछे पड़ गए। तो पीछे पीछे झिंगा लाला, आगे आगे ये दोनों। तो एक ने कहा, भाई चलो पेड़ पर चढ़ते हैं। चलो भाई, एक पेड़ पर चढ़ गया, दूसरा कहता है, अरे हमको खींचो ऊपर। उसने हाथ दिया, बार बार छूट कर गिर जाए। तब तक झिंगा लाला वाले आए, उस गिरे हुए को उठाए और मतलब मान लो वाई को उठाए और लेकर चले गए। खूब कुटाई की। तो छोड़ दिया। लेकिन अब चूंकि आधा अधूरा घूमे थे जंगल, तो कुछ दिनों बाद फिर याद आई, जब तबीयत ठीक हुई कि चलो एक बार और घूम लेते हैं। तो फिर दोनों लोग गए जंगल में। जैसे ही बीच में पहुंचे, तब फिर झिंगा लाला हु की आवाजें आई। ये लोग आगे आगे पीछे पीछे। वो थोड़ी देर बाद फिर कहता है, चलो हम लोग पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो एक्स का हम चढ़ जाएंगे। तुरंत चढ़ गया एक्स, वाई को उठाया। वाई बार बार छूट जाए, फिर वो ले गया उसको, खूब कूटे वाई को। दोबारा कुटाई हो गई। अब वाई को लगी चिढ़, बदला लेने की सोचने लगा एक्स से कि बार बार हमको छोड़ देता है, इस बार चलो अब हम इसको घुमाने ले चलते हैं। तो वाई कहता है, एक्स को आधे में रह गया है, मन तो मान नहीं रहा, चलो पूरा घुमाते हैं। तो एक्स ने कहा चलो। उसने कहा, हम तो पेड़ पर चढ़ ही जाएंगे। जब बीच में पहुंचे तो फिर से आवाज आई, झिंगा लाला। फिर से दौड़ पड़े। एक्स ने कहा, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, तो मैं खींच लूंगा। वाई ने कहा, ना, इस बार मैं पेड़ पर चढ़ूंगा, मैं तुम्हें खींचूंगा। तो उसने कहा, खींच लेना भाई, तुम्हारी 2 बार कुटाई हो चुकी है, मेरी इस बार नहीं तो हो जाएगी। वाई चढ़ गया पेड़ पर, उठाता और छोड़ देता उसको, उठाता और छोड़ देता। झिंगा लाला वाले आए, एक्स को ले जाने लगे। तब तक एक बोलता है, अरे इसको छोड़ो, बार बार ये छूट जाता है, उसको पकड़ो जो पेड़ पर बैठा। सब उसको पेड़ से उठाए, फिर उसकी कुटाई की। तो चला भाई, तीसरी बार भी कुटा गया है। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है? लेकिन ये एक लायबिलिटी होने के कारण एक प्रॉब्लम आ गई। जानते हो क्या? लोग पार्टनरशिप पर भरोसा करना छोड़ दिए। एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर पर ज्यादा भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उन लोगों की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। कोई भी पार्टनरशिप जल्दी करना नहीं चाहता। लोग कहां चले जाने लगे? कंपनी में। कंपनी में ये फायदा था, सबसे बड़ा फायदा, कि वहां लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्या होती है? और सबसे बड़ा फायदा है लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा सर, इसका मतलब अगर वाई गलती करता है ठीक है, लेकिन फर्म का या कंपनी की जो एसेट्स एंड लायबिलिटी होंगी केवल वहीं तक लिमिटेड रहेगा।
किसी घर में घुस करके गवर्नमेंट पैसा वसूल नहीं सकती। यानी आपकी पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी आपकी पर्सनल है, जो कंपनी के नाम से एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उन्हीं के लिए जिम्मेदारी होगी इनकी, उसके बियॉन्ड नहीं होगी। बात समझ में आई? तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आया, तो लोग इससे बचने लगे। किससे? पार्टनरशिप से। लोग जाने लगे कंपनी कंपनी। अब पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। हाँ, और जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वो नेशनल लेवल का होता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। किसकी? कंपनी लेवल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं। हाथी तो पाल लिया लेकिन खिलाएंगे कैसे? ये तो वही बात हो गई। तो लोग कंपनी बना तो लेते थे, लेकिन अब उसका हर साल का जो कंप्लायंस कॉस्ट होता था, रिकॉर्ड मेंटेनेंस कॉस्ट होता था, वो बहुत ज़्यादा हैवी होता था। बनाने के लिए लोग कंपनी बना देते थे, उसके बाद 2 साल 3 साल बाद डिफंक्ट कर जाते थे, उसके बाद नोटिस आता था, हैवी पेनाल्टी लगती थी, कंपनी बंद हो जाती थी। गवर्नमेंट भी इस बोझ से परेशान हो गई थी। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, अब हम पार्टनरशिप ही लाते हैं जिससे मैनेजमेंट थोड़ा आसान हो। एलएलपी लाते हैं। क्या लाते हैं? एलएलपी। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 आया, जिसमें अब लिमिटेड लायबिलिटी वो बेनिफिट दिया गया जो कंपनी में दिया जाता था लिमिटेड लायबिलिटी का। क्लियर है? जो एक बहुत बड़ा डीमेरिट था। यानी आज की डेट में 2 तरह की पार्टनरशिप बन सकती हैं। नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से आप जा सकते हैं, या एलएलपी एक्ट के हिसाब से आप अपनी पार्टनरशिप बना सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर से वही बात, यहाँ एलएलपी में एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये रहता है, कंप्लायंस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है। जैसे कि कंपनी में कंप्लायंस कॉस्ट रहती है, उसी तरह एलएलपी की भी कंप्लायंस कॉस्ट का मतलब ये होता है आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको उसको हर साल सबमिट करना पड़ेगा टाइमली, तो वो कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, बेनिफिट है अनलिमिटेड से ज़्यादा और कंपनी से थोड़ा कम। इज इट क्लियर? यानी कंपनी के कंपैरेटिवली कॉस्ट कम आती है, लेकिन अनलिमिटेड पार्टनरशिप से कॉस्ट ज़्यादा आती है। लेकिन हाँ, फायदे इसके बहुत हैं लिमिटेड लायबिलिटी के नाम पर। तो कंपनी में आते हैं। अब कंपनी में कैसे आते हैं? जब कंपनी आई तो अब कंपनी काम कैसे करती है? मान लेते हैं एक पार्टनर था, केवल इकलौता था, प्रोप्राइटर था। तो हम कहते थे कि अगर इसने 50 लाख लगाया है, कितना लगाया है? 50 लाख। तो ये 50 लाख रुपए इसकी पार्टनर की कैपिटल कही जाती थी, प्रोप्राइटर्स कैपिटल, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट। यस और नो? हम इस नाम से जानते थे। कोई दिक्कत है क्या? अब पार्टनरशिप की बात आई। पार्टनरशिप में क्या हुआ कि एक नहीं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर कई पार्टनर हो गए। अब इसने लगाया 10 lakhs, इसने लगाया 15 lakhs, इसने लगाया 5 lakh, ठीक है ना? ये 50 lakhs इस तरह से लगाया। अब हम इसको नाम देंगे पार्टनरशिप फर्म में, एक्स की कैपिटल अकाउंट, वाई की कैपिटल अकाउंट, जेड की कैपिटल अकाउंट, पी की कैपिटल अकाउंट, और इन टोटालिटी वी कैन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस और नो? ये नाम दिया जाता था। अच्छा, अब आए कंपनी की बात करते हैं। कंपनी में हम लोग पार्टनरशिप की एक बहुत बड़ी डीमेरिट और थी, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स। लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स, 100 से ज्यादा नहीं हो सकते पार्टनर। 50 एंड 100 जो समझो, आएगा तो बताएंगे, चिंता ना करें। 100 मान लेते हैं आज की डेट में, 50 भी है 100 भी है, बताएंगे कहाँ 50 कहाँ 100, वो कंफ्यूजन दूर करेंगे। लेकिन फिलहाल 50 ले लेते हैं 2 मिनट के लिए। अब 50 मैक्सिमम लिमिट है पार्टनर्स की। अगर लिमिट 50 है और हमें कैपिटल और चाहिए, क्या करें? बंद कर दे धंधा, आगे ना चलाएं बिजनेस को। अगर हमें और कैपिटल चाहिए, 50 लाख इन 50 लोगों ने दे दी, अब आगे हमको और कैपिटल चाहिए, क्या करें? छोड़ दें बिजनेस, ना एक्सपेंड करें, आगे ना ले जाएं बिजनेस को। हमें 500 पार्टनर्स चाहिए। कितने? हमें 1000 पार्टनर्स चाहिए। छोड़ दें, ना बनाएं पार्टनर जी। कंपनी बना लिया, आप 1000, 2000, 5000, 10,000 पार्टनर्स बना सकते हैं। अब इनको पार्टनर कहना कहाँ तक जेन्युइन है, जरा हम उसके बारे में बात करते हैं, और कैसे ये पूरा कंपनी काम करती है हम उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी बेसिकली गवर्न होती है कंपनी एक्ट 2013 से। कहाँ से?
कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होती है, जो कंपनी के बारे में सारा का सारा प्रोविजन बनाता है। इसके फॉर्मेशन से लेकर इसके एंड तक, इसके फॉर्मेशन से लेकर इसके लिक्विडेशन तक, बनने से लेकर, जैसे एक आदमी पैदा होता है, आदमी तो पैदा नहीं तो बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, मर जाता है, उसी तरह एक कंपनी का भी सिस्टम है। जब लॉ बनता है ना, बहुत ही सोच समझ करके बनता है, बिल्कुल एकदम फॉर्मेशन से लेकर कैसे उसका इनकॉर्पोरेशन होगा, यानी कंपनी इज गोइंग टू टेक बर्थ, उसके बाद उसका कैसे पालन पोषण होगा, पालन मतलब उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद उसको चलाया कैसे जाएगा, पैसा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, प्रॉस्पेक्टस हो गया, इशू ऑफ शेयर हो गया, मैनेजिंग बॉडी हो गई, गवर्निंग बॉडी हो गई, मीटिंग्स कैसे करेंगे, ना करने पर क्या पेनाल्टी होगी, उसके बाद कंपनी अगर बीमार हो गई, खत्म हो गई, तो कैसे उसको एंड अप करेंगे। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंड लॉ इज योर कंपनीज एक्ट 2013। यस और नो? अच्छा, अब हुआ क्या कि मुझे पैसा तो लेना है 1,10,000 लोगों से, 5,000 लोगों से। चलो थोड़ा आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल दे दूं। कंपनी दो तरह की होती है, एक होती है, हाँ बताओ, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है प्राइवेट कंपनी। नाम बता सकते हो, जानते हो तुम लोग, कई कंपनियों के नाम जानते हो, बताओ बताओ, किसी प्राइवेट कंपनी का नाम बताओ भाई, डेली सुनते हो 1000 बार, बताओ। हाँ हाँ, और चलो ठीक है ना। घटिया जवाब था, मुझे मालूम था तुम लोग यही बताओगे। सोच लो, शुरुआती गलत है। दीज आर नॉट द प्राइवेट कंपनी, दीज आर द पब्लिक कंपनी। क्या है ये? क्या आप रिलायंस का शेयर ले सकते हैं मार्केट से? तो पब्लिक हुई ना, प्राइवेट कहाँ है? टाटा के शेयर्स वगैरह ले सकते हैं? हाँ, वो पब्लिक है, प्राइवेट कहाँ है? यहाँ हम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहे थे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी वो होती है जो 3 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग मिल करके बनाते हैं, और नियर एंड डियर होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, घर के मेंबर्स होते हैं, वो लोग मिल करके कंपनी बनाते हैं, जो अपने पास ओनरशिप रखना चाहते हैं। जैसे अभी सड़क के नीचे, अच्छा यही नीचे देखो तो अभी एक बोर्ड टंगा हुआ मिल जाएगा, दिलीप बदलानी एंड कंपनी। तो बताओ ये प्राइवेट है या पब्लिक है? ठेंगा ना, तो ये कंपनी है ही नहीं, तो कहां से प्राइवेट? कंपनी नाम जोड़ देंगे तो कंपनी हो जाएगी इंसानों। अब बताओ, है ना गड़बड़, है ना सिचुएशन कितनी गड़बड़ है। नहीं, अगर दिलीप बदलानी एंड कंपनी नीचे बोर्ड टंगा हुआ, डजंट मीन एट ऑल दैट दिस इज द इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। नहीं है, मैंने कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा। बताओ पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप? दिलीप बदलानी एंड कंपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप? अरे बोलो भाई तुम। बहुत बढ़िया, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कहां लिखा है इंसानों की पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटर? कुछ भी हो सकता है, जो भी हो। तो बोलो ना, कुछ भी हो सकता है सर, पार्टनरशिप भी हो सकती है, प्रोप्राइटर। और नीचे देखो तो फूलचंद बनवारी लाल या पंसारी एंड ब्रदर्स लिखा हुआ है, पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है? एंड ब्रदर्स लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। फिर वही बात, ऐसे तुम लोग नाम के पीछे क्यों जा रहे हो, हमको ये बताओ। बात समझ में आई? कल को अगर मैंने कोई फर्म का नाम बना दिया, मान लेते हैं नहीं, नाम बना देते हैं रियल मोशन, तो तुम लोग कहीं, मतलब रियल मोशन का मतलब कहीं फिल्म सिटी से ना ले लेना, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। मेरा कहने का मतलब, ये नाम तो नहीं दिमाग में चढ़ रहा है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा नहीं है कि नाम से ही आप पकड़ लो पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटर। बस कंपनी के लिए आप जान सकते हो ये प्राइवेट है या पब्लिक है। कैसे?
मान लो लिखा हो कि अंकित प्रताप प्राइवेट लिमिटेड, ये जो प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है लास्ट में, सफिक्स इसको हम कहते हैं, सफिक्स जो लास्ट में ये ऐड हो जाता है, ये कहलाता है प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी के लिए। अगर ये पब्लिक होती तो अंकित प्रताप लिमिटेड। बात समझ में आई? लास्ट में सफिक्स केवल लिमिटेड होगा तो वो पब्लिक कंपनी है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी कुछ लोगों के हाथ में होती है, यानी कंपनी अगर आइडेंटिफाई करना है, दिस इज द वे, लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है, बस उससे पता चल जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि सर प्राइवेट कब और पब्लिक कब? प्राइवेट जब कुछ लोगों के हाथ में रहती है, दो या दो से अधिक पार्टनर्स, और यहां पार्टनर्स का मतलब शेयर होल्डर होता है, यहां पार्टनर्स का मतलब शेयर होल्डर्स होता है, यहां पार्टनर्स का मतलब शेयर होल्डर। सर ऐसा क्यों होता है, शेयर होल्डर क्यों आ रहे हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं इसकी भी। शेयर होल्डर्स होता है, यहां पार्टनर्स नहीं बोला जाता, यहां शेयर होल्डर्स या शेयर कैपिटल बोला जाता है। पार्टनर्स कैपिटल नहीं बोला जाता, शेयर कैपिटल बोला जाता है। इज इट क्लियर? सर ये सब तो हम लोग को आता है, ये सब हम लोग को, लेकिन ये तो नहीं आ रहा था थोड़ी देर पहले, तो भूल गए थे। अभी बहुत चीजें अभी समझ में आएंगी, चिंता ना करना। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी में कुछ लोगों के हाथ में होता है, लेकिन अगर पब्लिक का पैसा मैंने ले लिया, मेरी कंपनी में पैसा लगाना है, मेरी कंपनी में पैसा लगाना है, हाँ, सारे लोगों से पैसा ले लिया, पब्लिक से पैसा लिया, कोई भी आ सकता है, हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकता है, मेरी कंपनी में हिस्सेदार बन सकता है, मेरी कंपनी में पार्टनर बन सकता है, उस कंपनी को हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। इज इट क्लियर? और नाम पहचानने के लिए लास्ट में देख लेना लिमिटेड लिखा है कि नहीं। प्राइवेट लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड तो प्राइवेट कंपनी है, नहीं है तो वो पब्लिक लिमिटेड है। अच्छा सर ये भी ठीक हो गया। अब बताइए कंपनी काम कैसे करती है, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया जाए। मैंने सोचा कि एक मूवी लगी थी, कौन सी मूवी लगी थी, कौन सी? देखिए तुम लोगों ने, उसमें अभिषेक बच्चन था और ऐश्वर्या राय थी, हाँ या ना? देखा है तुम लोगों ने मूवी? नहीं देखी? उस मूवी को देखने के बाद अतुल को लगा कि मुझे भी अपना कंपनी खोलना चाहिए। इतना इंस्पायर हो गया उस मूवी को देख करके, उसको भी लगा मुझे भी बिजनेस टाइकून बनना चाहिए, एक अच्छे लेवल पर जाना चाहिए। हम भी ना स्टेडियम पे खड़े होकर के, बीच में बिल्कुल मंच पे खड़े होकर स्टेज पर हम भी बोले, चारों तरफ भीड़ हो, तालियां बज रही हों और उसके बीच में हम बोले, नाउ आवर कंपनी इज वेरी मच ग्लैड टू अनाउंस दैट ऑल ऑफ यू आर माई पार्ट ऑफ द फैमिली एंड यू विल गेट द शेयर डिविडेंड ऑन द शेयर ऑफ फलाना एंड ढिमाका। चारों तरफ से तालियां ही तालियां बज रही हैं। अब ये तालियां पड़ रही थी कि मम्मी की झापड़ पड़ रही थी, सुबह सुबह उठा, ठीक है ना, कि अरे ये तो मैं सपना देख रहा हूँ, कल की मूवी से इतना इंस्पायर हो गया कि मम्मी झापड़ मार रही थी, इसको लग रहा था स्टेडियम में तालियां पड़ रही हैं। उठा, दौड़ा वकील साहब के पास आया, कहता है वकील साहब और हमें कंपनी बनानी है। तो वकील साहब ने कहा अच्छा कितनी की कैपिटल की बनानी है? कहता है 50 लाख रुपए की। तो वकील साहब ने कहा लाओ मेरी फीस दो 10,000 रुपये, हम तुम्हें सजेशन दें। इसने तुरंत जेब से उठाया और उनके मुंह पर रख दिया। हाँ तुम्हें रख दिया। तो वकील साहब ने कहा इधर आओ, कान अपना ले आओ, बताया देखो बगल में एक दूसरा सीए साहब बैठते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बैठते हैं, उनके पास जाकर रजिस्ट्रेशन करा लो, हमारे यहाँ नहीं होता। यही सजेशन देना था तुमको। तो अब ये गया बगल में सीए साहब के पास, यानी इधर आया, कहता है सीए साहब बताइए कि कंपनी हमको बनानी है, कैसे बनाएंगे? तो सीए साहब ने कहा लाओ 50,000 रुपये रखो तो हम करवा देते हैं। तो सीए साहब ने 50,000 की है और कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए देखो सबसे पहले नेम सर्च करवाना पड़ता है कि ऐसी कंपनी दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान में दूसरी कोई है कि नहीं है कि नहीं? नेम सर्च करवाएंगे, उस पर इतना रुपया खर्च होगा। कंपनी बन गई क्या?
इसने जो वकील साहब को 10,000 रुपए दिए, कंपनी बन गई क्या? सीए साहब को 50,000 दिए, कंपनी बन गई क्या? लेकिन खर्च किसके लिए किया? कंपनी बनी कहाँ? खर्च किया किसके लिए? कंपनी के लिए, लेकिन कंपनी अभी नहीं बनी। नेम सर्च में आया, 2 से 3 दिन या 1 दिन लगा, उसके बाद इसने फाइनली उसका डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ा दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। उसमें बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है। उसके बाद इसने बनवाया इसका प्रॉस्पेक्टस, बोलो ना, ये सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी की गई। कंपनी का नाम आने में, फाइनल सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आने में 1 महीना लग गया। इसने लगभग उस पर 1 लाख रुपए खर्च कर लिया जब तक कंपनी का फाइनल डॉक्यूमेंट आया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आया, तब तक इसने 1 लाख रुपए अतुल ने खर्च कर लिया। बताओ कंपनी बन गई या नहीं? बन गई। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बनने का मतलब है कंपनी बन गई। अच्छा, 1 लाख रुपए कंपनी बनने के पहले खर्च हुआ था या बाद में? पहले। उस समय खर्च हुआ था जब कंपनी नहीं बनी थी, हाँ या ना? लेकिन खर्च किस पर हुआ था? कंपनी के लिए हुआ। अब इसको 50 लाख की कैपिटल रेज करनी है। क्या करनी है? 50 लाख की कैपिटल रेज करनी है, जिसको हम लोग शेयर कैपिटल का नाम देते हैं। बता सकते हो इस शेयर कैपिटल को ये कैसे रेज कर सकता है? इसने कहा कि हर एक शेयर मेरा 1 रुपए का होगा, या हर एक शेयर मेरा 10 रुपए का होगा, हर एक शेयर मेरा 100 रुपए का होगा, या हर एक शेयर मेरा 1000 रुपए का होगा। ये डिनोमिनेशन वैल्यू होती है शेयर्स की, जिसको हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू भी बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, ये क्या 1 रुपए 10 रुपए? सर क्या कोई शेयर 25 रुपए में नहीं बिक सकता? अरे बोल लो ना। तो शेयर की फिर फेस वैल्यू कितनी हो गई? कभी नहीं हो सकती। चलो भाई, मैं अगर एक शेयर 20 रुपए का इश्यू करता हूं, मैंने कहा मैंने एक शेयर 20 रुपए का इश्यू किया, क्या इसमें प्रीमियम ऐड है? ये किसने कह दिया 20 नहीं हो सकती फेस वैल्यू? अच्छा, अभी कहा, ठीक है। मैंने ही बोला था। फेस वैल्यू हमेशा 1 होगी, 10 होगी, 100 होगी या 1000 होगी। अगर मेरी फेस वैल्यू 1 है तो क्या हम शेयर 20 रुपए में बेच सकते हैं क्या? अगर मेरी फेस वैल्यू शेयर की 1 रुपए तो शेयर 20 रुपए में बेच दोगे क्या? 19 रुपए प्रीमियम ले लोगे। कितने का माने? फेस वैल्यू कितना मान लें इसका? फेस वैल्यू कितना ले लें? अरे बोलते क्यों नहीं तुम लोग? 15 रुपए। अभी तो मैंने बताया नहीं हो सकता फेस वैल्यू। 1, 10, 100 या 1000 होगा। हाँ बोलो, फेस वैल्यू कितनी लें 20 रुपए वाले इश्यू प्राइस पर? मर्जी है, सब मर्जी से चलेगा, लॉ कानून मर्जी से चलेगा। कितना ले लें? 10 रुपए, 1 रुपए या 100 रुपए? 10 रुपए। अरे 1 रुपए भी हो सकता है, 10 रुपए भी हो सकता है, और 100 नहीं हो सकता, क्योंकि अब एक नया कानून बना है, मतलब अमेंडमेंट आया है। कानून क्या बना? अमेंडमेंट आया है कि नाउ नो कंपनी कैन इश्यू देयर शेयर्स एट डिस्काउंट। कोई कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती। अर्लियर देयर वर अ प्रोविजन, बट नाउ इट इज रेस्ट्रिक्टेड दैट नो कंपनी कैन इश्यू देयर शेयर्स एट डिस्काउंट। तो इसका मतलब इसको 100 नहीं माना जा सकता। अब बात समझ में आई? तो 1 रुपए, 10 रुपए हमारी शेयर की फेस वैल्यू हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। ये 1 के डिनोमिनेशन में होता है अकॉर्डिंग टू सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर ये समझ में आ गई बात। मेरी शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए है। कितनी है? हम उसको कितने में बेच सकते? 5000 में बेच दें? नहीं, 5000 में बेच दें।
₹1 की शेयर को कितने पर बेच सकते हो मैक्सिमम? अरे बोलो भाई, तुम लोग क्यों नहीं बोलते? अरे बोलो भाई, सन्नाटा काय को है? ₹1 के शेयर को कितने पर सेल करें? 2, 3, 4। अरे मेरी मर्जी, हम 50,000 पर सेल करें। तुम कौन होते हो मना करने वाले भाई? तुम कौन होते हो? ₹1 के ऊपर मेरा सामान है, मेरे मार्केट वैल्यू है ₹1, फेस वैल्यू है 4,999, सिक्योरिटी प्रीमियम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? If I am just selling my, yes, if I am selling my shares at the above at price more than the face value, then whatever the excess price I will realize, that would be treated as security premium. क्या माना जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। आएंगे इसके बारे में बात करेंगे। अब बात समझ में आई? तो इस 5,000 में ₹1 हमारा हो गया आपका फेस वैल्यू का, और 4,999 आपका हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। इज इट क्लियर? तो ₹100 का शेयर 10,000 में भी बिक सकता है, ₹100 का शेयर 5,000 में भी बिक सकता है, 100 का शेयर 105 में भी बिक सकता है, 100 में भी बिक सकता है। इज इट क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, हम जब गए ना, मैंने कहा मुझे ये 50 लाख रुपए कलेक्ट करने हैं। मैंने क्या बोला? मुझे 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीस क्या करने हैं? कलेक्ट करने हैं। तो अब सबसे पहले मेरे पास प्रॉब्लम आती है कि मैंने सोचा क्या है। मैंने ना एक पावर प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है। किसके बारे में? कि बहुत दिक्कत होती है लोगों को बिजली की। चलो हम बिजली की समस्या दूर करते हैं, हम पावर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। हमने 50 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे हैं आराम से। भाई मेरा नाम है मार्केट में, 50 लाख रुपए आराम से आ जाएगा। मैं इसके पास गया, जब मैं शेयर इशू करने वाला था, मैंने इससे पूछा भाई आप लोग मेरी कंपनी में पैसा हाँ हाँ सर लगाएंगे, बिल्कुल, कितना लगाओगे? इतना इतना लगाएंगे। मैं बड़ा खुश। मैं इसके पास गया, जब कंपनी बन गई, मैंने कहा कि तूने कहा था ना कंपनी बनेगी तो मैं 50,000 दूंगा। आज वो समय आ गया है, तो मुझे कैपिटल के नाम पर पैसा दो। कहता है आप कौन? आप कौन? कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? हम आपको पहचानते ठीक है, अभी बहुत लोग हैं। दूसरे के पास गया, बुलावा आ गया कि पापा घर पे नहीं है, मम्मी घर पे नहीं है, हम लोग घर पे हैं ही नहीं। अच्छा, तीसरे के आ गया, उसने कहा भाई मेरे पास 5,000 रुपये है, 50,000 बोला तो था लेकिन 5 ही हज़ार रुपये हैं, ले जाओ। अब देखो मेरा प्रोजेक्ट था कितने का, और मेरे को इकट्ठा हो पाया केवल कितना? 20 लाख में कलेक्ट कर पाया। पक्की बात है। तो पहले कितने का पावर प्रोजेक्ट लग रहा था, अब कितने का लगेगा? अब छोटा प्रोजेक्ट लगाएंगे, अब बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे। यानी पब्लिक से हम धोखा कर रहे हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या है कि नहीं? क्या करें बताओ? कंपनी खुलने से पहले ही बंद हो जाएगी। कहा जा गया कि अगर कंपनी ने 50 लाख की कैपिटल इशू करी है तो एटलीस्ट 95% पैसे उसके पास आने चाहिए। कितने? 90 है 95? एक बार मैं देख लेता हूँ। 95% वो दूसरी चीज़ है। 90% अमाउंट कलेक्ट होना चाहिए। 10% का वेरिएशन दैट इज ओके, 10% का वेरिएशन ओके, लेकिन कम से कम 90% फंड कलेक्ट होना चाहिए, जैसा आपने लोगों के साथ कमिट किया है। ऐसे तो मैं कहूँगा देखो भाई 50 लाख आना था, इसको फ़ोन करके हमारे पास केवल 20 लाख कलेक्ट हो पाया, तुम हमारी कंपनी के पार्टनर बनने जा रहे थे, शेयर होल्डर बनने जा रहे थे, अब हम सोच रहे हैं जूते चप्पलों की दुकान खोल लें। अब पैसा किसके लिए ले रहे थे? पावर प्रोजेक्ट के लिए। अब खोल क्या रहे हो? कमिट किया था कुछ और, काम कर रहे हो कुछ और। पार्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया था पावर प्रोजेक्ट का, और बना रहे हो तुम लोग जूते चप्पल की दुकान। गलत है ना? तो ऐसा धोखा आप नहीं दे सकते। जिस काम के लिए पैसा लगाया उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। और कम से कम भाई जाहिर सी बात है कि जिनसे पैसा ले रहे हो, कुछ कमिट करके ले रहे हो, तो जितने भी प्रोजेक्ट के लिए पैसा ले रहे हो एटलीस्ट उसका 90% आपके पास कलेक्ट होना चाहिए।
सब्सक्राइब्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 90% शेयर्स सब्सक्राइब्ड होने चाहिए, तभी आप, सॉरी 90% का क्या मतलब है, यानी 45 लाख रुपए का आपके पास सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए, लोग हाँ कर चुके हों, कोई आपको देखकर आप कौन पहचान कौन, ये वाला हिसाब किताब नहीं चलने वाला। इज इट क्लियर? ये सब काम होता कैसे है? अब मैंने 50 लाख रुपए रखा और मैंने अपने एक शेयर की कीमत, यानी अगर इस कंपनी में 50 लाख रुपए आ गया तो हम इस 50 लाख शेयर कैपिटल से, ये कैश आएगा, कैश ही में तो आएगा या बैंक्स में आएगा 50 लाख। अब इस बैंक को हम कहाँ यूज़ करेंगे? सर आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे, आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, आप फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदेंगे इसी 50 लाख से। इसी 50 लाख से आप क्या लेंगे? स्टॉक इन ट्रेड लेंगे, इसी से आपका डेटर्स रहेगा, इसी में ही आपका कैश एंड बैंक मैनेज्ड होगा, हाँ या ना? लोन वगैरह भी हो सकता है, कुछ ले लें 10-20 लाख का, जो भी हो, वॉट एवर द केस इट इज, और ये सारे खर्चे हम यहाँ कर देते हैं। पक्की बात है? मैंने कहा, ये मेरे पास आया, कहता है मुझे आपकी कंपनी में शेयर चाहिए, कैसे दे दूं शेयर? इसीलिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, यानी हर एक शेयर की कीमत मैंने रख दी 10 रुपए। अब मेरे पास टोटल शेयर कितने हो गए? 5 लाख। कितने हो गए? 5 लाख। ये आता है हमसे, कहता है हमें ना 1 लाख शेयर्स चाहिए। कितने शेयर्स चाहिए? 10 रुपए वाले। अब 10 रुपए में वाले 20 रुपए में बिके या 25 रुपए में बिके, वो बात दूसरी है। यानी ये बंदा शैलेंद्र जो है वो 10 लाख रुपए के शेयर ले गया। कितने रुपए के? और टोटल शेयर थे कितने मेरे पास? कंपनी के पास, मेरे पास मतलब कंपनी के पास 5 लाख। 5 लाख में से 1 लाख ले गया। नाउ वी कैन से दैट ही इज द ओनर टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। ये कितने परसेंटेज कंपनी का मालिक है? 20% का मालिक है। कितने का? यानी पूरी कंपनी की शेयर में उसका होल्ड है, 20% का मालिकाना हक है। बात समझ में आई? अच्छा, अगर मैं कहूं, ये आता है मेरे पास, अंकित आता है, वो कहता है हमको 1000 शेयर चाहिए। कितने चाहिए? चलो 10,000 शेयर चाहिए। अच्छा, 10,000 शेयर वो ले गया 10 रुपए वाले और 1 लाख रुपए दे दिया। बताओ कितना परसेंटेज वो मालिक हिस्सा बन गया? 2% का। कितने का मालिक बन गया? 2% का। नाउ ही इज द ओनर टू द एक्सटेंट ऑफ 2% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। अगर मैं ये कहूं मार्केट में कि ही इज द ओनर इक्वल टू 2%, ही ओन्ड शेयर अप टू द वैल्यू ऑफ अप टू द नंबर ऑफ 2%, तो इसका मतलब इसके पास टोटल कंपनी के 2% शेयर्स मौजूद है। नॉमिनल वैल्यू के, फेस वैल्यू के, किस वैल्यू के? फेस वैल्यू के। जो ये 50 लाख रुपए की फेस वैल्यू है उसका 2% इसके पास मौजूद है। जो ये 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है उसके 2% शेयर्स इसने होल्ड किए हुए हैं। अतुल मेरे पास आता है, कहता है हमको भी शेयर चाहिए। मैंने कहा कितना? कहता है 1000 शेयर चाहिए। कितना चाहिए? 1000 शेयर चाहिए। और 10 रुपए वाले, तो उसने मुझे कंपनी को कितना दिया? टोटल 10,000 शेयर दिए। कितने दिए? 10,000 रुपए दिए। बताओ वो कितने परसेंट के बराबर का मालिक है? नाउ वी कैन से 0.2% का मालिक है। कितने परसेंट का मालिक है? 0.2% का ओन करता है शेयर कंपनी में। इज इट क्लियर? और हो सकता है आर्यन आया मेरे पास, आर्यन कहता है हमको तो केवल 100 शेयर चाहिए, मान लेते हैं 25, 50, 100, हम इस तरह से लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, हम बोलते कैसे हैं। अब इसको हम कह सकते हैं 0.02% का ये मालिक है। बात समझ में आई? ये तरीका है लोगों के बारे में बताने का। वो 2% का मालिक है, वो 1% का मालिक है, वो 4% का मालिक है, ये 3.5% का मालिक है, 2.75% का मालिक है। दिस इज द वे। इज इट क्लियर? बट दे आर द शेयर होल्डर, दे आर द शेयर होल्डर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने कहा कि सर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को घर के ही लोग या आस पड़ोस के या मोहल्ले के रिलेटिव्स के क्लोज फ्रेंड ये लोग ओन करते हैं। यही लोग तो ओन करते हैं कि और कोई ओन करता है? पब्लिक कंपनी में कोई भी कर सकता है। पब्लिक कंपनी में कोई भी कर सकता है। क्या तुम्हारे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं? हाँ सर, मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं। कितने शेयर हैं तुम्हारे पास? सर मेरे पास 5000 शेयर हैं। इसने बोला मेरे पास कितने शेयर हैं? 5000 शेयर हैं। इसका मतलब यू आर द ओनर ऑफ रिलायंस कंपनी। इसका मतलब आप ओनर हैं, मालिक हैं। किसके? रिलायंस कंपनी के। इसी को नहीं मालूम था, शेयर रखा है लेकिन इसी को ही नहीं मालूम कि रिलायंस कंपनी का मालिक है। कितने शेयर हैं तुम्हारे पास? 5000। मालिक है भाई वो।
आने दो आने दो, पहुंच रहे वहां पे। रास्ते से जा रहा था, सीटी बजा रहा था और इसकी गाड़ी लड़ गई दूसरे से, किससे? एक भिखारी से। और जैसे ही गाड़ी भिड़ी भिखारी से, तो भिखारी के पोटली में से कुछ कागज बाहर निकल करके गिर गए। ये देखकर अवाक रह गया कि उसके पास भी रिलायंस कंपनी के शेयर हैं। इसने कहा तुम्हारे पास भी रिलायंस कंपनी के शेयर? भिखारी ने कहा हाँ। कहा मेरे पास भी। हम दोनों क्या हुए? पार्टनर। क्या हुए? आओ ले चले तुमको तुम्हारे घर, खाना खाते हैं। हाँ, दोनों पार्टनर हो गए। भिखारी को ये बात पता चली, वो दौड़ा दौड़ा गया रिलायंस कंपनी के दरवाजे पर, खटखट किया, खटखट। तो अंदर से आवाज आई, क्या चाहिए? कहाँ अंदर आना है? अंदर गया, कहता है कि चाय बुलाओ, पानी ले आओ, मेरे लिए खाना बनाओ। अब वो कंपनी के लोग बोल रहे हैं, जो एम्प्लॉय थी, कि भाई तू आया कहाँ से, क्या चाहिए? कह रहा मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। अरे भिखारी है और मालिक है। कहता है देखो मेरे पास 100 शेयर है, ऐसे कागज। उसने बता रखा था कि तू मालिक है। उसको बैठा कर चाय वाय पिलाएंगे कि नहीं? इतना तो इज्जत करेंगे कि कंपनी का क्या है वो। एक आदमी था, एक भिखारी था, सेठ के दरवाजे पर गया, नॉक नॉक किया। सेठ ने दरवाजा खोला, कहता है बोलो। कहता है तुम किसकी संतान हो? तो सेठ बोलता है ऊपर वाले की। तो कहता है मैं भी उसकी संतान हूँ। तो हम दोनों क्या हुए? कहता है भाई भाई। तो कहता है मेरा इस प्रॉपर्टी में हिस्सा है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। सेठ ने कहा बात तो सही है तेरी, रुको मैं हिस्सा ले आता हूँ। गया, 10 पैसा ले आया, दिया। अब तो 10 पैसा नहीं चलता, मान लेते 1 रुपये दिया। कहता है ये क्या है? कहता है तेरा हिस्सा। कह रहा क्यों? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और मेरा हिस्सा 1 रुपये? कहता है तेरे जैसे 500 करोड़ और सबको दूंगा तो तेरे लिए और नहीं बचेगा, तेरा हिस्सा इतना ही है, लेकर दफा हो जा। क्यों? सही है ना? हाँ। तो ये जो 100 शेयर का मालिक था रिलायंस में, वो भिखारी, क्या उसको कंपनी चाय पिलाएगी, बैठा कर खाना खिलाएगी? अरे जब एक अकेला था, एक मालिक था, प्रोपराइटर था, वो जानता था मालिक कौन, दुनिया जानती थी मालिक कौन, घर वाले जानते थे मालिक कौन, पड़ोसी और रिश्तेदार जानते थे मालिक कौन। जब पार्टनरशिप में आया, मान लेते हैं 20 पार्टनर, तब भी वो एक दूसरे को जानते थे। अच्छा वो मेरा पार्टनर है, वो मेरा पार्टनर है, वो वहां रहता है, वो ये काम करता है। इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द नेम, एड्रेस एंड ऑल द थिंग्स ऑफ द पार्टनर्स, ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक कंपनी के मालिक हो, शेयर होल्डर हो, आप सड़क पर जा रहे हो, बगल से कोई गुजर जा रहा है, वो भी उसी कंपनी का शेयर होल्डर है, आप भी उसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, बात ही नहीं मालूम ही नहीं बगल से कौन गुजर गया, आपका ही पार्टनर गुजरा, लेकिन आपको मालूम ही नहीं समझे मेरी बात? क्योंकि इतने ज्यादा मालिक हो जाते हैं कि इजीली आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। अब 10 लाख मालिक हो गए किसी कंपनी के, शेयर होल्डर हो गए, तो क्या 10 लाख का नाम पता फोन नंबर याद रहेगा? कभी कोशिश भी नहीं करोगे तुम, और ना कभी सोचोगे, ना बात करोगे। हो सकता है मुलाकात होती, हो सकता है ना मुलाकात हो सकता है घूसे दल्लात थप्पड़ चल चुके हो दूसरे पर, कुछ भी हो सकता है। हाँ या ना? कहने का मतलब ये है कि कंपनी के केस में ये कोई मतलब नहीं रहता कि आपके पास किस कंपनी के कितने शेयर हैं। आपके पास क्या है? शेयर है, घर में रहो चुपचाप। सर काम कैसे होगा कंपनी का? देखो, सपना किसने देखा था? अतुल ने। दौड़े दौड़े वकील साहब के पास कौन गया? कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने, अतुल। दौड़े दौड़े गया किसके पास? वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाने, सीए साहब के पास, अतुल। कंपनी बन करके सर्टिफिकेट किसको मिलेगा? अतुल के पास। सपना किसने देखा था कि वो स्टेडियम चारों तरफ से रहेगा, बीच में वो खड़ा होकर के ताली बजवाएगा? अतुल। अब कंपनी बन गई तो कितने रुपए में? 50 लाख में कंपनी बन गई। इसने कम से कम 5000 लोगों को ऐड कर लिया और 50,000 रुपए ले लिए। 5000 पर्सन्स को या 5000 शेयर होल्डर्स को इसने इकट्ठा किया और इनसे पैसा लेकर उसने कंपनी शुरू कर दी। मालिक कौन? ये 5000 लोग। मालिक कौन? ये 5000 लोग। मालिक कौन? अरे बोलो ना, ये 5000 लोग। कंपनी बनकर तैयार। 1 साल बाद जब कंपनी का प्रॉफिट आया मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए। कितना आया? यानी 50 लाख रुपए के अगेंस्ट 1 करोड़ रुपए कमाया, या 5 लाख शेयर के बदले 1 करोड़ कमाया। यानी हर एक शेयर पर कितना कमाया? 20 रुपए। हर एक शेयर पर कितना कमाया? 20 रुपए कमाया।
अब ये प्रॉफिट कौन ले जाएगा? मालिक। मालिक कितने लोग ले जाएंगे? वो खड़ा होकर देखता रहेगा, आई दादा हमसे का भूल हुई, जो ही सजा हमका मिली। सपना मैंने देखा और कमा कर ले जा रहे कोई और, है कि नहीं? सपना किसने देखा? प्रॉफिट कौन ले जा रहा है? बाकी लोग। ऐसा होता है क्या? सर कुछ पार्ट्स किए जाते हैं। ऐसा होता है क्या? होता क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। रिलायंस कंपनी का मालिक कौन? नहीं, मालिक अच्छा बहुत लोग हैं। अच्छा, नाम किसका जानते हो? केवल एक फैमिली का, टाटा। हाँ, टाटा के बारे में कितने लोग जानते हैं? कितने लोग शेयर होल्डर हैं? कोई नहीं जानता, लेकिन चलाता कौन है ये मालूम है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का जो ग्रुप होता है कंपनियों का, उसके हम केवल मालिकों के बारे में, मालिक कौन, फिर याद आ रही नहीं सर आप मालिक की बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। वो तो ले मैन बोलते हैं, जो सड़क पर चले, जो अकाउंट्स नहीं पढ़ते, जो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं होते, वो बोलते हैं मालिक, वो फलाना है ढिमाका। मालिक तो हम लोग हैं, मालिक तो हम लोग हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ मूवी। जब आप एक मूवी देखने जाते हैं ना, 300 रुपये देते हैं पीवीआर में, एक टिकट लेते हैं, सीट पर जाते हैं, कोई दूसरा बैठा होता है आपकी सीट पर, आप क्या बोलते हैं? चलो उठो, ये मेरी सीट है। क्या बोलते हो? मेरी सीट है। बैठ गए। 3 घंटे बाद दूसरा आता है, उठो, ये मेरी सीट है। बताओ, यानी कि सीट कंफर्म ही नहीं है किसी की। अब ये भी नहीं बोल सकते कि हम मालिक हैं। अच्छा, पिक्चर देखने पहुंचे, ऐश करते हुए देख रहे हैं, सामने मूवी स्टार्ट हो गई, सामने मूवी चलने लगी। आप उस जिस तरह आप एक दर्शक हो ना, एक पैट्रोन हो, आप दर्शक हो, उसी तरह डायरेक्टर सामने मूवी चला रहा है, आप उसके दर्शक हो, उसी तरह कंपनी कोई और चला रहा है, आप केवल मूक दर्शक हो। दिस इज द टिकट ओनली, यू आर पेइंग द अमाउंट ऑफ टिकट्स ओनली, दैट्स इट। पिक्चर कोई और चला रहा है, उसका डायरेक्टर कोई और है, लास्ट में पिक्चर पसंद नहीं आई, नहीं नहीं गलत बात है। डायरेक्टर को मैं पक्का फोन करके बोलूंगा या बोलूंगी कि लास्ट में क्लाइमेक्स ऐसा नहीं होना चाहिए था, और चेंज करे उसको। करवा लोगे क्या? नहीं करवा पाओगे ना। इसी तरह कंपनी में भी जो डायरेक्टर्स होते, चलाने वाले, वो 1 लाख लोग नहीं हो सकते, वो 10,000 लोग नहीं चला सकते कंपनी को। चला सकते हैं क्या? अब कोई बंदा, मान लो मैंने 5,000 लोगों को जोड़ा या 50,000 लोगों को अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बनाया, कोई उसमें होगा कानपुर का, कोई होगा लखनऊ का, कोई होगा सूरत का, कोई होगा अहमदाबाद का, कोई होगा दिल्ली का, हाँ कोलकाता का। बोलो 1-2 शहर और बोल लो, जल्दी जल्दी। अच्छा, आगरा और मुंबई। हाँ, अपना अपना शहर बता दो जल्दी। तो कहने का अच्छा, हाँ बाबू पीछे न्यूज़ वगैरह भी चला रहे हो क्या? साथ साथ एक साथ मल्टीपर्पज काम कर रहे हो क्या? चलो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये शहरों के लोग हैं, क्या वो मैनेज कर सकते हैं क्या कंपनी को? अरे किसी को इतना टाइम नहीं है। दे आर द बेसिकली इन्वेस्टर्स। क्या है वो? इन्वेस्टर है। वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हाँ कर सकते हैं या ना नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, बिकॉज दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द कंपनी, हाउ टू रन, हाउ टू टेक डिसीजंस। इसके बदले वो जो अतुल था ना, जिसने दौड़ दौड़ करके कंपनी को बनाया था, सीए साहब के पास, वकील साहब के पास दौड़ दौड़ कर जो सपना देखा था, वही उस कंपनी को रन करेगा बेसिकली, जिसको हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये शेयर होल्डर्स हैं, कानपुर, लखनऊ, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, आगरा, मुंबई, फलाना एंड ढिमाका, यहाँ पर शेयर होल्डर रहते हैं। ये लोग अपने बिहाफ पर इन लोगों को हाँ करते हैं कि चलो भाई, हम लोग तो नहीं देख पाएंगे, हम लोग अपने अपने घर में मस्त रहेंगे, तुम लोग जाकर के मेहनत करो। और पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि यही लोग कंपनी बनाए, यही लोग मेहनत करेंगे, ये केवल यहाँ पैसा फेंकेंगे और इनके ऊपर भरोसा करेंगे। मेरी बात समझ में आई? नाउ दे रन ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी कंपनी रन करेगा किसके बेसिस पर? किनके बिहाफ पर? शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर। हाँ या ना? डिसीजन लेने वाला कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कोई डिसीजन नहीं लेंगे, इन लोग को डिसीजन लेने का कोई पावर नहीं है, इन लोगों के पास डिसीजन लेने का कोई पावर नहीं है। ये मूक दर्शक होते हैं। डिसीजन हुआ साल के अंत में, तुम लोग को डिविडेंड चाहिए, चलो अब तालियां बजाने के लिए खड़े हो जाओ, हम बताएंगे तुमको तुम्हारे कितने शेयर पर कितना वो डिविडेंड मिलेगा, कितना तुम लोग को बोनस मिलेगा। दिस इज द पावर ऑफ द डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स का पावर होता है।
अच्छा, न्यूज चैनल पे किसका नाम आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का या शेयर होल्डर का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जो मेनली डिसीजन लेता है, जो डिसीजन लेकर कंपनी को आगे बढ़ाता है। अच्छा, हवाई जहाज में कौन घूमता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हवाई जहाज में घूमते हैं, हाँ या ना, किसके पैसे से, इन्हीं लोगों के पैसे से। अच्छा, होटल में 5 स्टार होटल में वो लोग खाते पीते हैं, किसके पैसे से खाते पीते हैं, इन्हीं शेयर होल्डर के पैसे से खाते पीते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग मतलब अपनी जो सैलरी लेते हैं 1-1, 2-2 करोड़, 10-10 करोड़, वो किसके पैसे से लेते हैं, इन्हीं शेयर होल्डर के पैसे से लेते हैं। मेरी बात समझना, न्यूज़पेपर में किनका नाम छपता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, इनका तो नाम ही नहीं छपता। मतलब कोई कहने का मतलब ये है, देखो कितना फायदा है। तो अतुल किस लिए बड़ा था, वो सपना देखा था ऊंचा ऊंचा कि हम दूसरों का पैसा लेंगे और उससे अपना ऐड करवाएंगे। बात समझ में आई? तो ये पावर होता है, दैट्स इट। कोई दिक्कत है क्या आप? तो बेसिकली एक चीज अब याद रखना कि कंपनी के केस में जो पावर होता है वो बेसिकली पावर रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। दूसरा सबसे बड़ी चीज, यस, सो कॉल्ड दे आर द शेयर होल्डर और द पार्टनर्स और द ओनर ऑफ द कंपनी, बट एक्चुअल पावर्स आर विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट्स इट। क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा सर, ये आज केवल इंट्रो चल रहा है, पूरी कंपनी का इंट्रो चल रहा है कैसे, ये जो थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना वो हम बता रहे हैं, जो तुम लोग के दिमाग में डाउट रहता है कंपनी को लेकर के। अच्छा, ये जो 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए जो मुझे इकट्ठे करने थे, मान लो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, कैसे करूं? मेरे एक शेयर का दाम 10 रुपए है, मैं शेयर कितने में इशू करूं? 15 रुपए में, 20 रुपए में, 25 रुपए में, 50 में या 500 रुपए में? कितने में इशू करूं? कौन बताएगा हमको? अपने मन से हम कर लें जो मन में आए। जब शेयर का दाम डिसाइड करना होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, मान लो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, वो भी है, हम लोग सारे शेयर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, FIIs को, QIBs को, हाँ या ना, FIIs को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक्स हो गए, तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम इनविटेशन देते हैं, आओ हमारी कंपनी में आओ, मीटिंग होने वाली है, बैठो। वो लोग आते हैं, बैठते हैं, सबको टेबल बैठा दी जाती है, रख दी जाती है, सब लोग अपनी अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं, सबको चाय पानी पिलाई जाती है और साथ में एक फॉर्म दे दिया जाता है। उस फॉर्म पे लिखा रहता है हमारी कंपनी का ये प्रोस्पेक्टस है, हमारी कंपनी की ये मिशन है, विजन है, इतना पैसा इकट्ठा करना है, इतनी एसेट्स हैं, हमारा दूसरे कंपनियों में इतना लगा हुआ है, तो टोटल उनके पास फाइनेंशियल डेटा रख दिया जाता है। अब पूछा जाता है बताओ, क्या पूछा जाता है? बताओ कि अब हम जो कंपनी के शेयर इशू कर रहे हैं कितने में आप लोग खरीदना चाहेंगे? तो कोई कहेगा 25, कोई कहेगा 50, कोई कहेगा 20। अपना अपना लेटर दे देंगे कंपनी को, हाँ या ना? तो कंपनी के पास एक मोटा मोटी एक हिसाब आ जाता है कि 20, 25 और 50 कितना हुआ? 85 कि 95? 95। तो कंपनी इसका एवरेज ले सकती है, नियर अबाउट 40 to 50 के अंदर कंपनी अपना शेयर इशू कर देती है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ये तरीका होता है, समझ में आया सबको? समझ में आया? ये तरीका होता है कंपनी की इशू प्राइस डिसाइड करने का। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन बताएगा कंपनी की शेयर की प्राइस कितनी होगी, क्योंकि कंपनी तो मार्केट में नहीं है, कौन बताएगा? तो मार्केट के ही लोग बताएंगे आपको, और इस प्रोसेस का नाम होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और यहां पर लिखा भी हुआ ये चीज, चिंता नहीं करेंगे, बुक बिल्डिंग के बारे में हल्का सा हिंट दिया हुआ है, देखिए इधर दिया है ना, ठीक, हिंट दिया हुआ है, क्योंकि इसके लिए पूरी सेबी गाइडलाइन है बकायदा। 75% बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, 100% बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, ये तुम लोग जब फाइनल में पहुंचोगे तो पढ़ोगे। इज इट क्लियर? अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये कि कंपनी को शेयर इशू करने हैं,
अब अतुल की कंपनी बन गई, अतुल को 1 लाख शेयर इशू करने हैं मार्केट में 10 रुपए वाले 15 रुपए पर, यानी फेस वैल्यू हो गया 10 और सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 5। बोल सकते हैं ना? सबको समझ में आया? ये बोल सकते हैं ना ये? अच्छा, कंपनी को ये इशू करने हैं 1 लाख शेयर। कहाँ इशू करने हैं? सर पब्लिक कंपनी है, मार्केट में लॉन्च करेगी। मार्केट में लॉन्च करेगी यानी मार्केट से पब्लिक से पैसा लेगी, तो चुन चुन कर लेगी या पब्लिक को कहेगी आओ मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह एडवर्टीजमेंट वगैरह आती है, टीवी वगैरह में ऐड आती है कि इस कंपनी के आईपीओज आ रहे हैं, इस कंपनी के शेयर इश्यू हो रहे हैं। आईपीओज का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई एक नई कंपनी बनती है, नींद, जब कोई नई कंपनी बनती है तो इनिशियल पब्लिक ऑफर चलाती है। तुम्हारी आंखें ऐसे क्यों लगती हैं कि बंद होने वाली हैं? आंखों पे इतना बोझ है कि वो बोझ संभल नहीं रहा, धीरे धीरे डाउन हो रही। कल से चिमटी ले आएंगे तुम्हारे लिए, यहां से ऊपर की ओर लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये 10 रुपए और 5 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपीज। अच्छा एक बात बताओ, अब ये क्या किया कंपनी ने मार्केट में? भाई मैंने क्या कहा कि मैं जब जाता तो लोग दरवाजा बंद कर देते। क्या कर देते? तुम कौन, पहचान कौन, फलाना है, दिमाग का चल रहा है। तो अब बताओ कंपनी बनने से पहले ही बंद हो जाए, क्या मैं वो रिस्क ले लूं? क्योंकि मैंने इतना खर्च कर दिया कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने में, क्या मैं वो रिस्क ले लूं कि अपने दम पर पैसा इकट्ठा करेंगे 1 करोड़ रुपए? अगर नहीं हो पाया तो हम जूते चप्पल की दुकान खोल देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेबी ने रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि कम से कम 90% पैसा तो आपका कलेक्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं हो पाया तो भैया आप किनारे। ठीक है ना? बोलो। अच्छा, जिसको हम लोग कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जिसको हम लोग कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब ये 1 लाख शेयर इकट्ठा कैसे करेगा? ढंग से सुनना, 2 मिनट की कहानी है, एक नया वर्ड आने वाला है तुम लोग के सामने। होगा क्या कि सड़क पर ये जा रहा था, आर्यन जा रहा था, सड़क से गुजर रहा था, अचानक उसको एक शॉप के आगे एक बड़ा सा पोस्टर दिखाई दिया कलरफुल। बगल में जाकर देखा तो लिखा था फलाना कंपनी का ये शेयर मार्केट में आने वाला है, ये इसकी आखिरी डेट है, इतने रुपए पर मिलेगा, इसकी इतनी फेस वैल्यू, सारी चीजें उस फॉर्म पर लिखी थी। दुकानदार से पूछता है क्या है भाई ये? तो कहता है कि फॉर्म है, बड़ी कंपनी अच्छी आ रही है, शेयर इसके आ रहे हैं। तो कह रहा है कैसे मिलेगा? कह रहा है मैं देता हूँ ना, फॉर्म में देता हूँ तुमको। तो कहता है फॉर्म? हाँ। गया, इतना बड़ा सा फॉर्म था, सारी टर्म्स कंडीशन लिखी थी। कितने का एक फॉर्म? कहता है फ्री में है, ले जाओ, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर को खरीद लेना इस फॉर्म को भरकर। वैसे आजकल तो सब ऑनलाइन चलता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये गया, फॉर्म को घर पे लाया, मोड़ा, स्टेपल किया और रफ करने लगा, अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लगा उस पर, है कि नहीं? बगल वाला गया, उसने कहा ये कहाँ से लाया? बड़ा अच्छे पेपर हैं। कहता है ये वहाँ से फ्री में मिला है। गया दुकानदार, कहता है 4 पेज देना, 4 फॉर्म देना, फ्री में है तो 4 फॉर्म ले आया। इसने मोटी कॉपी बनाई, स्टेपल करके रफ करने लगा। ये बगल वाला देखा तो ये भी 10 ले आया। तो बताओ 1 लाख शेयर कंपनी को इश्यू करने हैं, कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स रिलीज करें? मार्केट में कितने फॉर्म्स बनाने चाहिए? शेयर एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सारे। हो सकता है 10 में काम चल जाए, हो सकता है 5 फॉर्म में काम चल जाए, हो सकता है 5 लाख में काम ना चले, डिपेंड करता है। हो सकता है 10 लोग फाइनल हो, भैया ये 10 लोग है तो काहे के लिए 10 प्रिंट आउट देकर उन्हीं को बांटो, काहे मार्केट में लगाएंगे? मेरी बात समझ में आई? तो इससे पहली बात तो डिसाइड मत करना। हाँ, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होती है वो फ्री में मिलती है और कंपनी आपसे कहती है आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए, चेक के थ्रू। किसके थ्रू? चेक के थ्रू। अब ये कहता है हम तो 100 शेयर खरीदेंगे। पहले ने कहा आर्यन ने, हमने कहा, इसने कहा 100 शेयर खरीदेंगे। तो दूसरे ने कहा हम भी तो फॉर्म लाए थे, उसकी इतनी औकात कि वो 100 शेयर खरीदेगा, हम उससे ज़्यादा, हम 1000 शेयर खरीदेंगे। इसने 1000 के लिए अप्लाई कर दिया। ये कहता है अरे इन दोनों की इतनी औकात, हम 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। कंपनी फूल कर कुप्पा कि इतने शेयर के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? बाद में कंपनी का पैसा दो। इससे कहता है कैसा पैसा? हमें तो अप्लाई करना था, कर दिया था, हमें तो
अप्लाई करना था, कर दिया था। इससे बगल वाले से पूछी 1000 शेयर के लिए, तू दे दे। कहता है उसके चक्कर में मैंने चिड़ और जलन के मारे हमने भी 1000 शेयर अप्लाई कर दिए थे, हमसे का लेना देना, पैसा थोड़ी है मेरी जेब में। अब बताओ कंपनी इन सब चक्करों में फंसना चाहेगी क्या? कंपनी जस्ट वॉन्ट्स टू हैव द जेन्युइन शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन फॉर्म। कंपनी कहती है फॉर्म हम फ्री में दे रहे हैं, ले जाओ, लेकिन अप्लाई केवल वही करे जो जेन्युइन लोग हो। कौन हो? जेन्युइन। जेन्युइन कैसे पता चलेगा? अगर ये 100 शेयर खरीदता है और कंपनी को 2 रुपए भी दे देता है, 2 रुपए कम से कम भी दे देता है, तो कंपनी विल कम टू नो यस द पर्सन इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, ही इज अ जेन्युइन शेयर होल्डर, ही इज अ जेन्युइन पर्सन हु वांट्स टू इन्वेस्ट। तो इसको कंपनी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का नाम देती है। ये भी 2 रुपए दे दिया, यानी कंपनी एप्लीकेशन के साथ कुछ ना कुछ अमाउंट मांगती है। एप्लीकेशन के साथ आप फ्री में फॉर्म ले जाओ, लेकिन जब अप्लाई करो तो कुछ ना कुछ रुपए दो, 2 रुपए 3 रुपए जो भी अभी हम बताने जा रहे हैं। तो ये जो कंपनी के पास पैसे मिलते हैं इसको कंपनी कहती है शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। क्या बोलती है? शेयर एप्लीकेशन। ये कंपनी को पैसे मिल रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, चेक के साथ। कंपनी फिर रिकॉर्ड करती है नाम, पता, फोन नंबर। जैसे सीए, सीएस या सीएमए में रजिस्ट्रेशन कराते हो और बिना चेक लगाए अगर तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया तो सीए, सीएस या सीएमए इंस्टीट्यूट वाले ऐसे हिलाएंगे डुलाएंगे, देखेंगे कहीं चेक कहीं फंसा होगा नीचे ऊपर। जब नहीं मिलता है तो फाड़ करके डस्टबिन में। ये भी नहीं कोशिश करते देखने की क्या नाम और क्या पता। हाँ है ना? क्योंकि बेकार है, जेन्युइन नहीं है। लेकिन वहीं कहते देखो देखो आगे देखो पीछे देखो, कहीं ना कहीं चेक लगा होगा, देखो देखो देखते हैं, खोजते हैं, मिल जाता है तो ठीक। उसके बाद कहते अच्छा बताओ किसका क्या नाम है, उस बच्चे का नाम चढ़ाया जाता है फिर लिस्ट में। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इसको हम लोग कहते हैं शेयर एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? जैसे आपका सीए, सीएस या सीएमए इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे यहां पर भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए एटलीस्ट एप्लीकेशन फॉर्म रुपीज के साथ जमा करना पड़ता है। कंपनी के पास जब पहुंचेगा एक लिस्ट, लंबी लिस्ट, कंपनी को इश्यू करने थे टोटल 1 लाख शेयर्स और कंपनी के पास आ गए 1,50,000 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। अब मान लो कंपनी तो खुश हो रही थी, हमको 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपीस चाहिए, लेकिन कंपनी के पास 10 रुपए के हिसाब से 15 लाख की एप्लीकेशन आ गई। बताओ कंपनी कितने शेयर इशू करते? 15 लाख। अरे ऐसे नहीं होता, जितना आपको इशू करना है उससे ज्यादा कैसे इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें कुछ लोगों को ना भी करना पड़ेगा, मना भी करना पड़ेगा। बोलो ना। कंपनी को कुछ लोगों को मना भी करना पड़ेगा। यानी मना करने का तरीका क्या है देखना। हो सकता है कंपनी 1 लाख जिसने अप्लाई किया हो उसको पूरा 1 लाख दे दे और बाकी 50,000 को रिजेक्ट कर दे। हाँ या ना? Yes, sir. या कंपनी दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर सकती है। जो 1,50,000 के लिए एप्लीकेशन आई है उसमें से 80,000 वालों को पूरा 80,000 दे दे। बोलो ना। और 50,000 वाले जो हैं नेक्स्ट उनको केवल 20,000 दे दे और जो 20,000 बच गए उनको 0 दे दे, तब भी 1 लाख हो गया। दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। यानी जिसने 80,000 के लिए अप्लाई किया उनको पूरा 80,000 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फुल अलॉटमेंट हो रहा है। और जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 20,000 मिल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? और ये 20,000 वालों को मिला 0 तो रिजेक्टेड। यस और नो? इसको हम कहते हैं फुल अलॉटमेंट। ये तरीका कंपनी यूज कर सकती है। पक्का? ये ऑप्शंस हैं। जितना आपने मांगा उससे कम दिया गया, इसको हम लोग कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। ये कहानी समझ में आई? पक्का? अच्छा, कंपनी के पास 3 लोगों ने अप्लाई किया था। ढंग से सुनेंगे, लास्ट स्टोरी है आज की। कंपनी के पास 3 लोगों ने अप्लाई किया, एक आर्यन ने, एक अतुल ने और एक अंकित ने। तीनों ए से आ रहे हैं। वाह भाई वाह, ठीक है ना? तीनों ने अप्लाई किया। इसने भी 100 शेयर मांगे थे कंपनी से, इसने भी 100 शेयर मांगे थे कंपनी से, इसने भी 100 शेयर मांगे थे कंपनी से।
आज केवल इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, याद रखना। कंपनी नेक्स्ट सेशन से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, चिंता ना करें, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर पहुँचते तो शायद ये कहानियाँ नहीं समझ में आती कि प्रोसेस होता क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस समझना। जो मिथ्स होते हैं दिमाग से वो निकलने जरूरी हैं। अच्छा, 100 शेयर तीनों ने अप्लाई किया, दोनों दोस्त, दोनों एक दूसरे से चिड़े हुए और तीनों लोग एक साथ पहुँचे बैंक। इसने भी कहा मेरा भी एक एप्लीकेशन फॉर्म का चेक बना दो 200, इसने भी अपना एक चेक बनवाया, मतलब ड्राफ्ट बनवाया 200 का, इसने भी 200 रुपीज़ का एक ड्राफ्ट बनवाया। इसका ड्राफ्ट नंबर था पीएनबी से ही था 420, कौन सा था? इसने भी पीएनबी से ही चिढ़ के मारे बनवाया, इसने भी पीएनबी से चिढ़ के मारे बनवाया 422। ठीक, ये ड्राफ्ट नंबर थे इनके। तीनों कंपनी के पास गए, कंपनी ने इसको 100 के बदले 100 शेयर दे दिए। कितने? इसका मतलब इसको कितना मिलेगा 100 के बदले? अरे बोलो ना। अगर आर्यन को 100 के बदले 100 मिला है 420 वाले को, तो अतुल को 100 के बदले कितना मिलेगा? बोल लो। 80 कि 100 के बदले 100? अरे बोलते क्यों नहीं? सर टोटल शेयर कितने? अरे लाखों हैं, बात खत्म हो गई। 100 के बदले इसको कितना मिलेगा 100 के बदले? ये किसने कह दिया आप लोगों को? हो सकता है इसको 100 के बदले केवल 40 मिले और इसको 100 के बदले 0 मिले। ये आप लोग नहीं कह सकते कंपनी को कि हम तीनों ने एक ही साथ एक बैंक से चेक बनवाया, एक ही समय पर बनवाया, आपको भेजा, हमको भी इसको 100 मिला है तो हमको 100 के बदले 0 क्यों? दैट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। दे कैन डिसाइड दैट टू होम द शेयर्स आर टू बी अलॉटेड और टू होम नॉट। किनको शेयर्स देने हैं, किनको शेयर्स नहीं देने हैं। दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कंपनी। आप उसके पीछे क्लेम नहीं कर सकते। आप अपना पैसा लो भैया, तुमको 0 मिला है ना, चल किनारे हो जाए, वापस लेकर। अब ये कहेगा क्यों? तो कंपनी क्या चाहती है? मैंने शुरू में ही कहा, कंपनी वांट्स ओनली जेन्युइन शेयर होल्डर। इसके पास गवर्नमेंट जॉब है या बिजनेस है, तो कंपनी 100 के बदले 100 दे रही है। अच्छा, इसका फाइनेंशियल कंडीशन है। ये जुआरी है। कौन हो सकता है? ये जुआरी हो, है कि नहीं? आज पैसा है कल, तो थोड़ा बहुत रिस्क है, इसको कंपनी दे सकती है। ये नल्ला हो, मतलब घर पे बैठा रहता है, घर में इतनी प्रॉपर्टी, खाता पीता रहता है, तो कंपनी कहती है छोड़ दो इसको। मेरी बात समझना, कंपनी डिसाइड करती है आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस और सिचुएशंस को देख करके, आपकी रिकॉर्ड को देख करके, आपके डेटाबेस को देख करके कि किसको शेयर देना चाहिए, किसको, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी वांट्स टू जेन्युइन शेयर होल्डर। दैट्स इट। अब समझ में आई कि कंपनी से आप लड़ाई नहीं कर सकते, हमको क्यों नहीं, हमको क्यों नहीं, हमको कम, इसको ज़्यादा क्यों। वो आपके पास पावर नहीं है। रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट। चलो, जब ये लोग तीनों पहुंचे थे दुकानदार के पास, वो जो बड़ा बड़ा स्लिप दे रहा था, वापस फ्लैशबैक पे आते हैं, जब वो दे रहा था फॉर्म, फ्री में ले जाओ, फ्री में ले जाओ। बेसिकली ये होता क्या है कि मान लो मुझे 10 लाख शेयर मार्केट में इशू करवाने हैं, मुझे 10 लाख शेयर बिकवाने हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मेरे अकेले के बस की बात नहीं है कि मैं ये शेयर मार्केट में लॉन्च करवा पाऊँ, ठीक है ना। तो इसके लिए जाहिर सी बात है, मैं केवल एक सिटी, मैं अगर लखनऊ का हूँ तो लखनऊ तक ही लिमिटेड रहूँगा, मैं दिल्ली तक हूँ तो मेरी जान पहचान दिल्ली या आसपास तक रह सकती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा बाहर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब मुझे शेयर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मार्केट में सेल आउट करने हैं, पब्लिक में सेल आउट करने हैं, तो कैसे करूँगा? तो उसके लिए बैठे रहते हैं मार्केट में अंडर राइटर्स। कौन बैठे रहते हैं? ये कमीशन एजेंट होते हैं। कौन होते हैं? फोकट में तो कोई काम नहीं करता, और इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसको हिंदी में कहते हैं अभिगोपक। बात समझ में? अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर्स, नाम है इनका अंडर राइटर्स। बेसिकली दे आर द कमीशन एजेंट। नाम समझ में आया? अब ये दौड़ा दौड़ा गया, अतुल गया इसके पास, दौड़ा दौड़ा अंडर राइटर के पास, वो आराम से बैठा हुआ है अपने बेड पर, कुर्सी पर, चेयर पर। कहता है मालिक हमको ना अपना ये सेल करना है सामान, शेयर। तो कहता है लाओ, कर देंगे सेल, लेकिन हम फ्री में करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमको उस पर क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। तो ये कहता है कितना कितना, तो कितना बोलेगा? 10, 20, 25, 30, जैसी डील
मतलब तुम लोग का पैसा, पब्लिक का पैसा इतना कबाड़ है कि वो डील करने पर आ जाए, कमीशन देने में ही लग जाए। क्यों? पब्लिक का पैसा आ रहा है कंपनी के पास, पब्लिक फेथ पर दे रही है और उसको कमीशन में उड़ा दो, जितना चाहे उतना। सेबी ने कहा ऐसे नहीं हो सकता, मैक्सिमम कमीशन इसका शेयर के केस में और डिबेंचर्स के केस में इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पब्लिक का पैसा ऐसे ही नहीं उड़ा सकते। इसके पास किसका पैसा आएगा? पब्लिक का। ऐसे ही कमीशन में उड़ा दें। अंडरराइटर को लालच देते हैं, बिकवा दो, कंपनी चले न चले, तुमसे क्या लेना देना, बिकवा दो, एक बार पैसा आ जाएगा उसके बाद कंपनी खत्म कर देंगे। नहीं समझे तो लोगों के साथ फ्रॉड होने लगेगा। तो सेबी ने रेस्ट्रिक्ट किया, नहीं भैया हम ये फ्रॉड नहीं होने देंगे पब्लिक के साथ। अंडरराइटर्स जिनको अभिकोपक कहा जाता है, अच्छा केवल ये एक अंडरराइटर्स के पास जा सकता है या एक से ज्यादा अंडरराइटर्स के पास जा सकता है, दैट इज अप टू हिम। वो चाहे तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी के पास जाए, 3 अंडरराइटर से, और मिस्टर ए से बोले देख टोटल 10 लाख है, 3 लाख की जिम्मेदारी तू ले ले। क्या ले ले? जिम्मेदारी। क्या ले ले? जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। 3 लाख शेयर तुम बिकवाने की, 2 लाख तुम बिकवाने की और 4 लाख तुम बिकवाने की। कितना बिकेगा? 1 लाख बचा वो हम खुद रखेंगे अपने पास जिम्मेदारी। इतना तो है ही गिरे 1 लाख शेयर बिकवा सके खुद का। बात समझ में आई? नाउ दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 lakhs शेयर, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 lakhs शेयर एंड ही इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 lakhs शेयर्स। यस और नो? वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे मार्केट में सेल करके। जब तुम लोग अंडरराइटर चैप्टर पढ़ोगे तो उस समय ये डिटेल में जानोगे कि कैसे बिकता है। ठीक है ना? तो अंडरराइटर चैप्टर आगे चलकर आएगा, टेंशन ना लेना, अभी नहीं तो हो सकता है नेक्स्ट स्टेज में जब तुम फाउंडेशन वगैरह पास कर लो तो उसके बाद आएगा। लेकिन इसकी प्रोसेस की कहानी उसी समय जानेंगे कि ये अंडरराइटर्स काम कैसे करते हैं, कमीशन कैसे होते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशंस क्या होती हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ग्रॉस एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कैसे कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, वो देखा जाएगा। चलो, 3 लाख में इसने केवल बिकवाया कितना? 2 लाख। इसने 2 लाख के बदले कितना बिकवाया? 2 लाख। और इसने 4 लाख के बदले कितना बिकवाया? अब बताओ बाकी 1 लाख का क्या होगा? एक एक केस में मिस्टर ए को लेना पड़ेगा, खुद खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या ली थी? जिम्मेदारी ली थी। हाँ, तो 1 लाख शेयर वो खुद खरीदेगा, क्योंकि अतुल को तो एकदम एश्योर होना था ना कि कंपनी खुलने से पहले बंद ना हो जाए। ये जो 90% का टैग लगा हुआ है कि जितने भी शेयर आप इश्यू करेंगे एटलीस्ट 90% सब्सक्राइब हो जाएं। अरे उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए तो हम तुम्हारे पास आए थे। अगर यही शॉर्टेज रखना होता तो हम ना थे, हम नहीं बेच लेते, हम जूते चप्पल की दुकान ना खोल लेते। अरे इसी चीज के लिए तो आए थे कि तुम मेरा पूरा शेयर बिकवा दो, वो 90% वाली प्रॉब्लम मेरे पास ना आए। अब बात समझ में आई? तो इसने 2 लाख शेयर बिकवाया, अब 1 लाख खुद लेगा। बी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, सी के ऊपर जिम्मेदारी कितने की है? 50,000। इज इट क्लियर? पक्की बात है। अच्छा बताओ, अब ए को कमीशन कितना मिलेगा? उसने 2 ही लाख बिकवाया, तो कितने पर कमीशन मिलेगा? 5%। कितने पर? 2 लाख पर या 3 लाख पर? 2 लाख पे। 3 लाख पर, क्योंकि वो तो पूरा बिकवा रहा है ना। अब वो खुद खरीदे या किसी को खरीदवाए, इससे अतुल को क्या लेना देना? बात समझ में आई? अतुल को तो पूरा पैसा चाहिए, तू पूरा बिकवा, नहीं बिकवा पाएगा तो भी तेरा ही है, तो कमीशन तू पूरा ले, हमें हमारा पूरा पैसा दे। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब कंपनी खुलने से पहले बंद नहीं होगी, बिकॉज नाउ मिस्टर अतुल इज एश्योर्ड अबाउट टू कलेक्शन ऑफ शेयर एप्लीकेशन, दैट्स इट। इज इट क्लियर? कि उसको अमाउंट तो मिलना ही मिलना है, 90% वाला। ये होते हैं अंडरराइटर्स। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे, जब कंपनी आपसे पैसा लेती है ना, तो कई पार्ट्स में लेती है। किस में लेती है? कई पार्ट्स में लेती है। जब अभी मैंने आपको नाम लिया शेयर एप्लीकेशन, कंपनी को आपसे कितना लेना था मालूम है ना आपको? 10 रुपए लेना था। कितना लेना था? और कंपनी कहती है आई जस्ट वांट टू हैव जेन्युइन शेयर होल्डर एंड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइंग द शेयर्स द शेयर होल्डर या इन्वेस्टर्स मस्ट हैव टू पे ₹2 पर शेयर। कंपनी ने ऐसा कह दिया कि जब कोई जेन्युइन शेयर होल्डर आएगा 2 रुपए हमें पर शेयर देगा, तो हम एक बार सोचेंगे उसको दें या ना दें, लेकिन एक बार उसका 2 रुपए मिलना चाहिए तब। इसको हम कहते हैं शेयर एप्लीकेशन। ये इसी 10 रुपए में से तो है हिस्सा। कंपनी को एक शेयर पर लेना था 10 रुपए, 2 रुपए तो कंपनी ले चुकी है। कब ले चुकी कंपनी? एप्लीकेशन के समय। कब ली?
अब कंपनी जब एप्लीकेशन खंगालती है तो उसके बाद अलॉट करती है शेयर, इसको देना है, इसको नहीं देना है, इसको देना है, इसको। जब कंपनी अलॉट करेगी तो पैसा आपसे मांगेगी कि भाई हमें ना अलॉटमेंट के समय 3 रुपए दे देना। जब हम आपके नाम से शेयर कर देंगे ना 3 रुपए और दे देना, 2 रुपए एप्लीकेशन के समय, अलॉटमेंट के समय 3 रुपए, बाकी बचा 5 रुपए। हम धीरे धीरे इसको लेंगे, फर्स्ट कॉल के नाम से लेंगे, 3 महीने बाद 2 रुपए, और सेकंड कॉल लेंगे साल भर बाद या 2 साल बाद या 4 महीने बाद, कितना? 3 रुपए। आपसे टोटल 10 रुपए हम ऐसे कलेक्ट करेंगे। बात समझ में आई? पार्ट पार्ट में। सर एक साथ क्यों नहीं? आएंगे नेक्स्ट सेशन में, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? और यहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर नेक्स्ट सेशन समझ में आ गया तो समझ लो आपका पूरा का पूरा शेयर नेक्स्ट सेशन में ही लगभग खत्म हो जाएगा, केवल हमको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। पक्की बात है? और उसके बाद डिवेंचर अपने आप उसी हिसाब से खत्म हो जाएगा। थैंक यू बोले।